पाइन लैब्स का आईपीओ अनाउंस हो गया है। ये इशू 7 नवंबर 2025 को ओपन होगा और 11 नवंबर 2025 को क्लोज होगा। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी की स्ट्रेंथ और पॉसिबल रिस्क के बारे में, इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ के फाइनल जजमेंट के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। पाइन लैब्स लिमिटेड एक गुड़गांव बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो मर्चेंट कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 1998 में एक पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज पाइन लैब्स एक इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिसमें पीओएस हार्डवेयर, पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर और वैल्यू एडेड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, ईएमआई, बिल पेमेंट और क्रेडिट ऑफर्स भी शामिल हैं। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑपरेट करती है। कंपनी का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। पाइन लैब्स के मेजर पार्टनर्स में पेपैल और मास्टर कार्ड जैसे ग्लोबल फर्म्स शामिल हैं जो फाइनेंसिंग और टेक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में पाइन लैब्स के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं पेटीएम, रिजर्व पे और फोन पे। पाइन लैब्स दो मेन बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। इस सेगमेंट से कंपनी अपना 70% रेवेन्यू अर्न करती है। ये सेगमेंट इन स्टोर और ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिससे मर्चेंट्स मल्टीपल पेमेंट्स मेथड एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये सब कैटेगरीज आती हैं। अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशंस, ये मर्चेंट और ब्रांड को लेंडर से कनेक्ट करता है जिससे कस्टमर्स को ईएमआई और कैशबैक ऑप्शंस मिलते हैं। पाइन लैब खुद कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेता है। फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक एपीआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कस्टमर ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और कलेक्शंस जैसे सर्विसेज मिलती हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे पेमेंट एग्रीगेशन और डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन। दूसरा सेगमेंट है इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म। इस सेगमेंट से कंपनी अपना 30% रेवेन्यू अर्न करती है। ये सेगमेंट कंज्यूमर ब्रांड्स और एंटरप्राइज को प्रीपेड सॉल्यूशंस जैसे गिफ्ट कार्ड्स, लॉयल्टी पॉइंट्स और कॉर्पोरेट एक्सपेंस कार्ड्स इशू और मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट, डेबिट और फॉरेक्स कार्ड इशू करने के लिए टैक्स सॉल्यूशंस भी देता है। ये 9,88,304 मर्चेंट्स, 716 कंज्यूमर ब्रांड्स और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी ने टोटल 5.68 बिलियन यानी कि 568 करोड़ ट्रांजैक्शंस की, जिसमें 11.425 ट्रिलियन यानी कि 11,42,500 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ में आप 7 नवंबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है 12 नवंबर 2025 और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 14 नवंबर 2025। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में होगी। इस आईपीओ में 3 टाइप के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एप्लीकेंट, इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एम्प्लॉय एप्लीकेंट, इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इस कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्राइस बैंड रेगुलर और एचएनआई दोनों एप्लीकेंट्स के लिए है 210 रुपए पर शेयर से 221 रुपए पर शेयर का, और एम्प्लॉय एप्लीकेंट्स के लिए है 189 रुपए पर शेयर से 200 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज रेगुलर और एम्प्लॉय एप्लीकेंट के लिए है 67 शेयर्स का और एचएनआई एप्लीकेंट्स के लिए है 938 शेयर्स का। एचएनआई का लॉट साइज नॉर्मली रेगुलर एप्लीकेंट के लॉट साइज का 14 गुना होता है। तो लोअर प्राइस के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेगुलर एप्लीकेंट के लिए होगी 14,070 रुपए की, एम्प्लॉय एप्लीकेंट के लिए होगी 12,663 रुपए की और एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की होती है। इस आईपीओ का इशू साइज है 3,899 करोड़ 91 लाख रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू 2,080 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल लगभग 8 करोड़ 23 लाख शेयर्स का है। फ्रेश इशू के सारे पैसे डायरेक्ट कंपनी को मिलते हैं और ऑफर फॉर सेल से आए पैसे सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। फ्रेश इशू से कंपनी को मिलने वाले 2,080 करोड़ रुपए का नेट प्रोसीड्स इन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान है। 650 से 700 करोड़ का यूज कंपनी और उसकी सब्सिडरी के बोरोविंग्स को रीपे या प्रीपे करने में किया जाएगा। इससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और लीवरेज रेशियो इंप्रूव होंगे। 1000 से 1100 करोड़ का यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट के इनोवेशंस और जियोग्राफिक एक्सपेंशन में किया जाएगा। ये फंड्स मर्चेंट एक्विजिशन बढ़ाने, पेमेंट प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करने और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे क्रेडिट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और एनालिटिक्स डेवलप करने में भी लगाया जाएगा। 250 से 300 करोड़ का यूज जनरल कॉर्पोरेट नीड्स के लिए होगा, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ब्रांड प्रमोशन
प्रोडक्शन और मार्केटिंग, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इस्तेमाल को लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन सा शेयर होल्डर्स अपने कितने कितने शेयर सेल कर रहे हैं, उसके लिए आप ये सेलिंग शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आइए इसको एनालाइज करते हैं। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में स्टेबल ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1597 करोड़ 66 लाख रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 1769 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और बढ़कर 2274 करोड़ 27 लाख रुपए हो गया। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव रहा है, यानी कि कंपनी लॉस में रही है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 265 करोड़ 14 लाख रुपए का लॉस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में और बढ़कर 341 करोड़ 90 लाख रुपए का हो गया और फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यह लॉस थोड़ा सा इंप्रूव होकर 145 करोड़ 49 लाख रुपए का हो गया। इन तीनों सालों में कंपनी ने लॉस ही कमाया है। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि सिर्फ 3 महीने का डेटा एज ऑन 30 जून 2025 को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 615 करोड़ 91 लाख रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव नहीं है, बल्कि इस बार प्रॉफिट है 4 करोड़ 79 लाख रुपए का। टोटल बोरोविंग्स ओवर द पीरियड बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल बोरोविंग्स 329 करोड़ 51 लाख रुपए की थी। ये फिगर बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 532 करोड़ 92 लाख रुपए हो गई और फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बोरोविंग्स 829 करोड़ 49 लाख रुपए हो गई, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। टोटल बोरोविंग्स में इंक्रीज जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल वीकनेस की निशानी हो, बल्कि पाइन लैब्स के टोटल बोरोविंग्स में जो इंक्रीज हुआ है वो मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है, नई कंपनीज एक्वायर की हैं और वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ी है ताकि बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को सपोर्ट किया जा सके। कंपनी का डेट मॉडरेट, अच्छे स्ट्रक्चर में और मोस्टली ग्रो के पर्पस के लिए लिया गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन सालों में प्रॉफिट्स और नेटवर्थ दोनों नेगेटिव थे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में जाके कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव हो गया और प्रॉफिट्स भी हुए, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंप्रूव होकर 0.21% हो गया। फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक पाइन लैब्स का नेटवर्थ नेगेटिव था क्योंकि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे और पाइन लैब्स सिंगापुर के मर्जर के बाद रिस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट भी था, इसलिए उस टाइम डेट टू इक्विटी रेशियो का कोई मतलब नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाके कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव हो गया और डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होकर 0.25 पर आ गया। पाइन लैब्स अपनी ऑपरेशंस को मेनली इंटरनल एक्रूवल्स और इक्विटी से फंड करती है, ना कि ज्यादा डेट लेकर। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी ओवर द पीरियड इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में -2.70 पर शेयर से कम होकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में -3.46 पर शेयर का हो गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फिर से इंप्रूव होकर ये -1.45 पर शेयर का हो गया, लेकिन तीनों सालों में था नेगेटिव ही क्योंकि प्रॉफिट्स भी नेगेटिव में थे। बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सेम है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। पाइन लैब्स ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 11,42,500 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन प्रोसेस की। पहले लॉसेस का हिस्ट्री था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 4 करोड़ 79 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो एक पॉजिटिव टर्न अराउंड है। कंपनी एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम ऑपरेट करती है जिसमें 9,88,304 मर्चेंट, 716 कंज्यूमर ब्रांड्स और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शंस ही इसके नेटवर्क और बिजनेस को मजबूत करते हैं। पाइन लैब्स के मेजर पार्टनर्स में अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट और एलजी जैसे कॉर्पोरेट और एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे बैंक शामिल हैं। साथ ही पेपैल, मास्टर कार्ड जैसे बैकर्स और टॉप रिटेलर्स पाइन लैब्स को स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी देते हैं। कंपनी का पूरा सिस्टम क्लाउड बेस्ड है और मॉड्यूलर होने के साथ साथ एपीआई ड्रिवन है। इसका मतलब है कि इसे जल्दी इंस्टॉल किया जा सकता है और ये बहुत रिलायबल है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक इसकी पेमेंट सर्विस का अप टाइम 99.93% था और प्रीपेड इशूइंग सर्विस का अप टाइम 99.99% था। कंपनी ने टाइम टू टाइम नए सॉल्यूशंस जैसे प्लूटस और पे लेटर लॉन्च किए और साथ ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस जैसे क्विकसिल्वर, सेतु, फेव और क्रेडिट प्लस इंटीग्रेट करके अपनी कैपेबिलिटी एक्सपेंड की है। पाइन लैब्स की लीडरशिप टीम के पास फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स और ई कॉमर्स सेक्टर्स में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पॉसिबल रिस्क के बारे में। जैसा कि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक सिर्फ लॉस ही कमाया है। कंपनी के ऑपरेशन से पिछले कुछ सालों में कैश फ्लो भी नेगेटिव ही रहा है। ये एक बड़ा खतरा है कि कंपनी के ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन तीनों साल की ऑडिट रिपोर्ट्स में इंटरनल आईटी कंट्रोल्स में मटेरियल वीकनेस बताते हुए एडवर्स ओपिनियन दिए हैं। ये कमियां यूजर एक्सेस और चेंज मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। कंपनी आरबीआई और आरईबीआईटी के बहुत सख्त नियम कानून जैसे पीएमएलए, पीपीआई मास्टर डायरेक्शन, पीए मास्टर डायरेक्शन जैसे रेगुलेशंस के अंडर आती है। अगर कंपनी इन नियम कानून को ठीक से फॉलो नहीं करती तो भारी पेनल्टी लग सकती है या लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। कंपनी के पास कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं
नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूचर में बोरोइंग्स कॉस्ट बढ़ सकती है। कंपनी का रेवेन्यू अभी भी कुछ लार्ज क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का 30.95% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी का बिजनेस ज्यादातर इंडियन मार्केट पर डिपेंड करता है, जहां से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 85.15% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी सेंसिटिव डाटा जैसे पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, केवाईसी डेटा और कार्ड होल्डर्स की इंफॉर्मेशन हैंडल करती है। इस वजह से कंपनी साइबर अटैक्स के लिए एक इजी टारगेट बन सकती है। कंपनी पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसमें एक एफआईआर भी शामिल है। इस एफआईआर को कंपनी ने रद्द करने के लिए पिटीशन भी फाइल की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां बैंक्स, बड़े फिनटेक प्लेयर जैसे पेटीएम, रेजर पे और नए प्लेयर्स सब मार्केट शेयर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी तक 12 रुपए पर शेयर यानी कि 5.5% का जीएमपी है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जीएमपी अनऑफिशियल होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो सिर्फ इसी एक फैक्टर के बेसिस पर कोई भी डिसीजन मत लेना। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले और भी फैक्टर्स को जरूर कंसीडर कर लेना। पॉजिटिव साइड पर देखा जाए तो पाइन लैब्स इंडियन फिनटेक मार्केट में एक स्टैब्लिश्ड लीडर है, खासकर B2B मर्चेंट पेमेंट्स और इशूइंग सेगमेंट में। कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव और फुल स्टैक प्लेटफॉर्म एक मजबूत इकोसिस्टम बनाता है, जिसमें सिग्निफिकेंट नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। कंपनी का जीटीवी यानी कि ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन ग्रोथ इंप्रेसिव रहा है। साथ ही उसके बड़े क्लाइंट्स जैसे अमेजोन पे, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी का टर्न अराउंड उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल को शो करता है। लेकिन नेगेटिव साइड पर रिस्क भी काफी बड़े हैं। कंपनी के लॉसेस और नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश की हिस्ट्री एक मेजर कंसर्न है। सबसे बड़ी बात, ऑडिटर्स ने 3 साल लगातार कंपनी के इंटरनल आईटी कंट्रोल्स में मटेरियल वीकनेस बताई है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर रेड फ्लैग है। ये आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जिनमें हाई रिस्क एपेटाइट है और जो इंडिया के डिजिटल कॉमर्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस फिक्स करना और रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वेट एंड वॉच या मॉडरेट अप्रोच बेटर रहेगी। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। लिस्टिंग के बाद ये शेयर प्रीमियम पर ट्रेड कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म अपसाइड डिपेंड करेगी कंपनी के कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रॉफिट डिलीवरी पर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप अपना सवाल या सुझाव कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।